Hello students, we are studying our chapter conservation of plants and animals. Bio का हम अपना नया chapter start किया था हमने last session में, that is conservation of plants and animals. And in that session we have discussed about what is biodiversity, what are the different threats to our biodiversity, हमारी वाइल्ड लाइफ को कैसे अलग अलग तरह से डेंजर है वो सब हमने पढ़ लिया था. Now in this session we are going to study how we can conserve forest and wildlife. क्या पढ़ेंगे हम इसमें? Conservation of फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. सो हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं. अगर हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के हमारे बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं. सबसे पहली चीज़ तो प्लांट हार्वेस्टिंग की जाए. प्लांट हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन नहीं है, बट डिफोरेस्टेशन होता है लार्ज नंबर में ट्रीज को कट करना. हार्वेस्टिंग होता है जब प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद उसको कट किया जाता है. तो हार्वेस्टिंग प्लांट की जाए मतलब ऐसा ना हो कि रेकलेसली प्लांट को कट किया जाए, कोई नया प्लांट ग्रो भी ना किया जाए और हम ऐसे ही प्लांट्स को कट करते जा रहे हैं. सो प्लांट हार्वेस्टिंग इज कैन बी अ मेथड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट. सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं? सेकेंडली हम कर सकते हैं एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन या फिर रिफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? प्लांटिंग न्यू ट्रीज. नए ट्रीज का प्लांट करना, नए ट्रीज को प्लांट करना फिर पर क्या कहलाता है? एफॉरेस्टेशन कहलाता है. जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर सेलेक्टेड अ फील्ड. हमने एक फील्ड सेलेक्ट किया है और उस फील्ड में से या फिर उस फॉरेस्ट वाले एरिया में से हमने 10 प्लांट्स कट किए हैं. हमने जो 10 प्लांट्स कट किए हैं तो उनके बाद स्पेस खाली हो गया होगा. अब 10 प्लांट्स कट करने से हुआ क्या? अगर वहाँ हम सपोज 5 न्यू प्लांट्स भी अगर ग्रो कर देते हैं, इमेजिन हमने उस पर वहाँ 5 न्यू प्लांट्स भी ग्रो कर दिए, तो बेनिफिट किसका होगा? एक तो हमारे एनवायरमेंट को किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होगा, एंड सेकेंडली अगर मैं नेक्स्ट टाइम वहाँ पर जाती हूँ तो मुझे प्लांट्स ऑब्वियसली मिलेंगे, मतलब मेरा भी बेनिफिट है एंड प्लस एनवायरमेंट को किसी भी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होगा. सो एफॉरेस्टेशन इज अ मेजर स्टेप, इज इम्पॉर्टेंट स्टेप टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को हम इस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं. इसके अलावा क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर. प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? फॉरेस्ट फायर एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे फॉरेस्ट को डैमेज करता है. जैसे अभी रिसेंट के केस में अमेजोन फॉरेस्ट में जो भी हमारा हुआ था फॉरेस्ट फायर, इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ था? इतने सारा वाइल्ड लाइफ या फिर इतना फॉरेस्ट हमारा डैमेज हो गया था. तो फॉरेस्ट फायर कैन बी अ वेरी मेजर हैज़ार्ड. तो उससे अगर हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एरोप्लेन्स की हेल्प से, एयरक्राफ्ट की हेल्प से हम फायर एक्सटिंग्विशर को स्प्रे कर सकते हैं जो कि हमारे क्या कर सकता है? फॉरेस्ट फायर से प्रिवेंट कर सकते हैं. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट. इंसेक्ट और पेस्ट भी हमारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उनको हम कैसे, उनसे हम प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट. जैसे हमने क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर में क्या था कि पेस्ट और इंसेक्ट हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐसे ही पेस्ट और इंसेक्ट्स हमारे फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय करते हैं. तो हम उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड. पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ करके हम अपने फॉरेस्ट को इंसेक्ट पेस्ट से बचा सकते हैं. प्लस प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग से कैसे बचा सकते हैं कि किसी, जैसे होता क्या है, जब भी एनिमल्स को ग्रेज कराया जाता है तो उन्हें एक फील्ड पर छोड़ दिया जाता है, नेक्स्ट टाइम भी फिर उनको वहीं पर लाते हैं, वो वहीं ग्रेज करते रहते हैं. तो ऐसा ना किया जाए कि एक ही फील्ड पर लगातार कितने दिनों तक उसे ग्रेज कराया जाए. प्लेसेस को चेंज किया जाए. अगर यहाँ आज करा रहे हैं तो नेक्स्ट डे कहीं और कराएं. देन कि जो एरिया में पहले ग्रेज किया गया था एटलीस्ट वहाँ थोड़ा टाइम तो मिले कि नए प्लांट्स वहाँ ग्रो हो सकें. सो ओवर ग्रेजिंग से भी हमें प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर द सम पॉइंट्स थ्रू विच वी कैन कंजर्व अवर फॉरेस्ट. नेक्स्ट कम टू द पॉइंट हाउ वी कैन कंजर्व अवर वाइल्ड लाइफ. हम अपनी वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? एक तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है हैबिटेट प्रिजर्वेशन. हैबिटेट प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है? हैबिटेट प्रिजर्वेशन का मतलब होता है, देखिए, फर्स्ट वन इज हैबिटेट प्रिजर्वेशन. हैबिटेट प्रिजर्वेशन कैसे कर सकता है? हैबिटेट इज द एरिया वेयर एन एनिमल और वेयर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव. वो एरिया जहाँ पर कोई भी एनिमल रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है. अगर हम किसी एनिमल के हैबिटेट को ही प्रिवेंट करते हैं, अगर हम उसके हैबिटेट को ही बचा ले, तो हो सकता है वो एनिमल भी बच जाए. जैसे अगर हम बात करें, हम उसके एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में हमारे बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रह रहे हैं. अगर हम उस फॉरेस्ट को ही प्रिजर्व कर लें तो बहुत सारे एनिमल्स भी सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि अगर उनके हैबिटेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो हैबिटेट प्रिजर्वेशन कैन बी अ मेथड टू कंजर्व अ वाइल्ड लाइफ. सेकेंडली हंटिंग रेगुलेशन. हमने पढ़ा था कि हंटिंग की वजह से हमारे वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो अगर हंटिंग को रेगुलेट कर लिया जाए, हंटिंग को मेंटेन कर लिया जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है?
वाइल्ड लाइफ को हमारी वाइल्ड लाइफ प्रिवेंट हो सके। फॉर दैट गवर्नमेंट शुड मेक सम स्ट्रिक्ट रूल्स। गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, बैन कर देना चाहिए हंटिंग को कम्प्लीटली। ऐसा नहीं है कि रूल्स नहीं है, रूल्स बनाए हुए भी हैं, लेकिन वो रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन उतने अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो गवर्नमेंट शुड टेक सम सीरियस स्टेप्स टू बैन द हंटिंग, और इसको कम्प्लीटली इलीगल बना देना चाहिए। पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए कि कोई उसको करने से भी बचे, करने से भी पहले सोचे कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो हंटिंग रेगुलेशन कैन ऑल्सो बी अ मैथड टू कंजर्व अ वाइल्ड लाइफ। देन द मेन मैथड विच इज बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाना, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स या फिर नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ बनाकर भी हम अपने वाइल्ड लाइफ को प्रिवेंट कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इज नथिंग बट अ लार्ज एरिया वेयर द वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड अलॉन्ग विद द ट्राइबल कम्युनिटी। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व एक वो एरिया है जहाँ पर प्लांट्स एनिमल्स को कंजर्व तो किया ही किया जाता है, उन्हें तो प्रिजर्व किया जाता है, साथ में जो ट्राइबल कम्युनिटी उस फॉरेस्ट में रह रही है उसको भी बचाया जाता है, उसको भी उनका भी ध्यान रखा जाता है। सो बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ लार्ज एरिया, इसको रिजर्व कर दिया गया है, उस पर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता। सेकेंडली नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं पूरे ओवरऑल। अगर हम लगा के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व है, देयर आर मेनी मोर बायोस्फीयर रिजर्व्स व्हिच इज प्रेजेंट इन इंडिया। इसके अलावा नेशनल पार्क्स बनाकर, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने अलग जो वाइल्ड लाइफ है उनको क्या कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, उनको डैमेज से उनको कंजर्व करके रख सकते हैं। नेशनल पार्क्स बहुत सारे बनाए गए हैं, गिर नेशनल पार्क है, फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, सतपुरा सेंचुरी है हमारी, पंचमरी सेंचुरी है, बहुत सारी डिफरेंट सेंचुरीज हैं। जैसे अगर हम एक बात करें पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ वेरी बिग बायोस्फीयर रिजर्व, जिसके अंदर एक नेशनल पार्क भी आता है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं। सो बाय बिल्डिंग, बाय प्लानिंग, मतलब नेशनल पार्क्स बनाकर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना के, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाकर भी हम अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब है कि हम फॉरेस्ट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक एक्ट बनाया गया है जिसके अंडर फॉरेस्ट का ध्यान रखा जाता है। अलॉन्ग विद दैट देयर आर 2 इंटरनेशनल कम्युनिटीज, WWF एंड IUCN. WWF is World Wide Fund for Nature and IUCN is International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. ये 2 इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने का काम करती हैं, ध्यान रखती हैं कि किसी भी तरह का कोई भी वाइल्ड लाइफ डैमेज कोज ना हो, इस चीज़ को मेंटेन करने का काम करती हैं। इसके बाद एक और हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टाइगर्स हमारे कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड मतलब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले थे, इसीलिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। जब वो स्टार्ट किया गया था अबाउट 9 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में प्रेजेंट थे, 9 टाइगर रिजर्व्स थे। और अब अगर हम 2010 की बात करें तो 2010 में 40 टाइगर रिजर्व्स बन चुके हैं और कुछ हद तक हमारे टाइगर्स प्रिजर्व भी हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्रोजेक्ट टाइगर ने, टाइगर्स को स्पेशली कंजर्व करने के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट बना। सो दीज आर सम मेथड्स हाउ वी कैन कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, बहुत कोरिलेटिव मतलब रिलेट भी कर सकते हैं उससे ईजिली, फॉरेस्ट एंड पेपर। हम हमेशा पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट एंड पेपर में पेपर को सेव करना चाहिए, पेपर को बचाना चाहिए। क्यों बोलते हैं ऐसा? इसलिए बोलते हैं कि जब हम 17 ट्रीज कट करते हैं तब हमारा एक टन पेपर का बनता है। मतलब पेपर को किससे बनाया जा रहा है? वुड पल्प से बनाया जाता है, वुड से बनाया जाता है। दैट मीन्स अगर हम पेपर सेव कर रहे हैं, समवेयर वी आर सेविंग अवर फॉरेस्ट, कहीं ना कहीं हम अपने प्लांट्स को बचा रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव पेपर। पेपर सेव करेंगे तो हमारा फॉरेस्ट भी सेव रहेगा, फॉरेस्ट सेव रहेगा तो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट भी प्रिजर्व रहेगा, वो अच्छे से प्रिवेंट रहेगा, किसी भी कोई भी डैमेज उसको नहीं होगा। दिस इज होल चैप्टर। अब इसमें लास्ट हमारे 2 टॉपिक रहते हैं, दैट इज एंडेमिक स्पीशीज एंड रेड डाटा। एंडेमिक स्पीशीज क्या है? एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज विच आर कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया। वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल्स जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड हो चुके हैं, वो सिर्फ इसी एरिया में मिलेंगे और कहीं हमें नहीं मिलेंगे। दैट स्पीशीज आर नोन एज एंडेमिक स्पीशीज।
जैसे कि एशियाटिक लॉयंस। ये माना जाता है कि एशियाटिक लॉयंस आजकल सिर्फ और सिर्फ हमें गिर नेचुरल पार्क में देखने को मिल सकते हैं, गुजरात में जो प्रेजेंट है, उसके अलावा हमें वो कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे जाइंट स्क्विरल्स भी हैं, मतलब ये एक ऐसी कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि अपने प्लेस पर कन्फाइंड हो चुकी हैं, वो हमें कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। दैट काइंड ऑफ स्पीशीज़ आर नोन एज एंडेमिक स्पीशीज़। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक इज नथिंग बट अ बुक दैट maintains the record of endangered and extinct species in the world. IUCN हमने एक एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी पढ़ी थी। ये एजेंसी क्या है, ये क्या करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये ध्यान रखती है कि कितने एनिमल्स हमारे एंडेंजर्ड हैं, कितने एक्सटिंक्ट हैं, और उस पर क्या क्या हम स्टेप्स हम ले सकते हैं। उसके लिए रेड लिस्ट बनाई जाती है। रेड लिस्ट में क्या है, रेड लिस्ट में उन एनिमल्स को रखा जाता है जो कि हमारे एंडेंजर्ड है, और फिर उसको बुक में कन्वर्ट किया जाता है। पूरा रेड डाटा बुक है। रेड डाटा बुक इज़ नथिंग बट द कंपाइलेशन ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स, और इसका सर्वे रेगुलरली चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बना दी तो आगे हम उसको स्टडी ही नहीं करेंगे। हर साल नया सर्वे आता है, नए सर्वे के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा एनिमल एंडेंजर्ड है, कौन एनिमल अब एंडेंजर्ड में भी नहीं आता, जो प्रिजर्व हो चुके हैं, जिसे हम बचा चुके हैं। एक्सटिंक्ट कौन है, वो सबका प्रिजर्वेशन हमारा रेड डाटा बुक में हमें मिलता है। सो दिस इज द होल चैप्टर विच इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसको क्या थ्रेट्स हैं, एंड इन दिस सेशन वी हैव कवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. I hope you all have enjoyed the session. Please read the book carefully, read the chapter and watch the video. Thank you so much.